पास यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पेडिग्री के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करने का क्या तरीका है। चाहे वो आपके एकेडमिक में आए, चाहे वो नीट में आए, चाहे वो वाइवा पूछे, दुनिया के किसी भी एग्जाम में आ जाए। तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, जुगाड़ है, जो मर्जी समझ लीजिए। देखो हमारे पास 4 तरीके के डिसीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अगर वो वाई लिंक है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, वो तो इजीली आइडेंटिफाई हम कर लेंगे। यहाँ पर इश्यूज होते हैं। तो क्या तरीके हैं पहचानने के पेडिग्री चार्ट को देख करके, भले चाहे तो 2 जनरेशन दे रखी हो, चाहे 3 जनरेशन हो, चाहे 4 जनरेशन। ऑटोसोमल डोमिनेंट की सबसे पहली खास बात, डोंट स्किप जनरेशन। डोंट स्किप जनरेशन। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक भी जनरेशन बेसिकली स्किप नहीं होगी किसी भी कीमत। हर जनरेशन के अंदर कोई ना कोई पर्सन डिसीज पर्सन होगा। ये सबसे पहला तरीका है ऑटो डोमिनेंट को पहचानने, ऑटोसोम तो बात की बात, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और भी है कि पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी की जो भी अफेक्टेड पेरेंट है, अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव unaffected child, there is a possibility। जो अफेक्टेड पेरेंट है उनका अनअफेक्टेड चाइल्ड हो सकता है। कोई चाइल्ड अनअफेक्टेड है, कोई चाइल्ड अफेक्टेड है, कोई बड़ी बात नहीं। यानी कि जितनी भी नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी जरूरी नहीं है कि वो सारे डिसीज हो, समझे। ये मैं आपको उस बेसिस पे बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस पेडिग्री के दे रखे हैं, जो भी चार्ट है उसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, तो उनको अप्लाई करना है आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। और इसकी देखिए कौन कौन से डिसऑर्डर्स हमारे पास यहाँ पर है। जैसे मैं कुछ डिसऑर्डर्स बताता हूँ जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एक है हंटिंगटन डिसीज, ठीक है। एकोन्ड्रोप्लेरिस, हाइट छोटी रह जाती है इसमें द्वार, ठीक है जी। ऑटोसोमल डोमिनेंट में चीजें हमारे को देखने को मिलती है, अगर कोई पेडिग्री आता है उसमें अप्लाई करें। ऑटोसोमल रिसेसिव, सबसे पहली चीज स्किप अ जनरेशन। ये कंफर्म है कि इसके अंदर कोई ना कोई जनरेशन स्किप होगी, ये गारंटी है। तो समझ जाना कि वो हमारे पास क्या है बच्चों, रिसेसिव। और इसके अंदर ये पॉसिबल है कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स, कि जो पेरेंट्स मेरे पास अनअफेक्टेड है, कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, कैन हैव अफेक्टेड चाइल्ड, उनके अंदर अफेक्टेड चाइल्ड हो सकता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के अंदर वो रिसेसिव था, एक जनरेशन वहां पर स्किप हो गई, बट हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में वो एक्सप्रेशन शो हो जाए, तो इट इज पॉसिबल यहाँ पर। तो कई पेडिग्री आते हैं जिनके अंदर क्या पेरेंट्स जो हमारे पास अनअफेक्टेड दिखाती है, समझे। अब इसमें क्या है, पेरेंट्स अफेक्टेड दिखाती है लेकिन बच्चा अनअफेक्टेड दिखाती है। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास यहाँ पर, जैसे कि सिस्टिक फिब्रोसिस। कई बार डिसऑर्डर्स का नाम दे रखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि किस तरीके की बीमारी है। सिकल सेल जो होती है हमारे पास, वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव। अब बात करते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में। देखो जो अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो उस चीज को याद रखना कि डिसीज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि डिसीज नेवर ट्रांसफर, इट नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। फादर से कभी भी ये बीमारी सन में ट्रांसफर नहीं हो सकती, नहीं, ये कंफर्म है। क्योंकि गारंटी अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो भाई जाएगा, बेटा है तो, यानी उसमें तो बीमारी किसी कीमत पर हो ही नहीं सकती है, ठीक है। बात नंबर 2, ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर, अगर फादर अफेक्टेड है, ठीक है जी, ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर अफेक्टेड।
अगर फादर अफेक्टेड है तो जितनी भी डॉटर होंगी वो कंफर्म अफेक्टेड होंगी, क्योंकि एक्स डोमिनेंट है, एक्स तो जाएगा ही जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर बच्चों, ठीक है। इसका एग्जांपल है विटामिन डी रेसिस्टेंट रिकेट्स, ठीक है जी। देन आता है एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव के अंदर केस ये होता है कि मेल्स आर मोर अफेक्टेड, मेल्स आर मोर अफेक्टेड। तो किसी चार्ट के अंदर आपको देखेंगे कि मेल ज्यादा अफेक्टेड दिख रहे हैं, तो चांसेस है एक्स लिंक, फीमेल भी होगी ये भी कंफर्म है, लेकिन मेल ज्यादा अफेक्टेड है। दिस इज टेंड टू ट्रांसफर फ्रॉम, दिस इज टेंड्स टू ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन, मदर से सन में, एंड फादर टू डॉटर में ट्रांसफर होती है। और इस केस में भी हम लोग क्या देखते हैं कि डिसीज नेवर ट्रांसफर फादर टू सन, फादर से कभी भी सन में ट्रांसफर नहीं होगी अगर वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। एग्जांपल है इसके यहाँ पर बीमारी के, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंड। तो देखिए हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर। जब मैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करता हूँ, दो तरीके के डिसऑर्डर है मेरे पास यहाँ पर। इसमें एक तो आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल एबेरेशन भी बोला जाता है, और एन्यूप्लॉइड। ओके। दूसरा है हमारे पास मेंडेलियन डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है ये क्यों होता है, ड्यू टू, इसको समझिए, म्यूटेशन इन सिंगल जीन। तो इसका सबसे पहला केस उठाते हैं, सबसे पहला एग्जांपल उठाते हैं, दैट इज द सिकल सेल एनीमिया, आल्सो टर्म्ड एज एससीए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर में ऑलरेडी दूसरी या तीसरी बार इस टॉपिक का जिक्र कर रहा हूं। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं AR11। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ए मतलब कि ऑटोसोमल, आर मतलब कि रिसेसिव, और 11 मतलब कि 11th क्रोमोसोम पर ये काम हो रहा है हमारे पास, ठीक है जी। तो नॉर्मली होता क्या है हमारे पास, हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है, यही होता है इसमें। भाई हमारे पास जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हमारे पास ग्लूटामिक एसिड होता है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है 6 नंबर पर ग्लूटामिक एसिड वेलिन से रिप्लेस हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, हीमोग्लोबिन हमारा डैमेज हो जाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है उसकी वो भी चेंज हो जाती है। यही बात थी हमने जो पहले डिस्कस करी थी। तो अगर मेरे पास एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इसका मतलब कौन सा हीमोग्लोबिन है, जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया हो चुका है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एचबीएस। एचबीएस मतलब कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट। सो देयर इज अ एबनॉर्मल एलील से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एचबीएस, ठीक है जी।
और नॉर्मल एलील जो होगा मेरे पास, इट इज द HBA, ठीक है जी। ये नॉर्मल एलील है मेरे पास, जिसके ऊपर कोई भी हमेशा डिसऑर्डर नहीं। अब मैं देख रहा हूं कि जो HBS है मेरे पास यहाँ पर, वाई इट इज एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्यों है? जैसा कि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब कि प्रोटीन, पॉली मतलब मैनी, आपके मोनोमर में मिलकर के एक पेप्टाइड के आप क्या बना होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं कि 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। और जो बीटा चेन होती है हमारे पास, है जी, जो बीटा चेन है, बीटा चेन में 6th पोजीशन पर, बीटा चेन में 6th पोजीशन पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। दिस ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। ये वेलिन से हमारे पास रिप्लेस हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड वेलिन से रिप्लेस हो गया। अब ये चेंज जो हो रहा है ये किस तरीके से हो रहा है, इस चेंज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस चेंज को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज देखिए, जैसे कि आपको पता है डीएनए के अंदर हमारे 3 चीजों से मिलकर के बना था, जिसमें एक शुगर होती है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है हमारे पास। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं, कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है इनको, नाइट्रोजन बेस को कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, 2 कैटेगरी के अंदर। ये मेरे पास नाइट्रोजनस बेस है AgCU, और नाइट्रोजन मेरे पास 2 तरीके के, एक है प्यूरिन और दूसरे है पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर आते हैं A और G, और पायरिमिडीन के अंदर C, U और T। ये भी बात मैंने आपको बताई है कि प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ अटैच होता है, ए हमेशा टी के साथ डबल बॉन्ड से, और सी जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से। यू अभी साइड में रखते हैं, यू बेसिकली आरएनए के अंदर होता है। अब मेरे पास यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बेस पेयर है, ये देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए बेस पेयर, ठीक। इसको मैं खोल देता हूँ, इसका जो टर्न है ये मैंने सिंपल कर दिया है। मेरे पास 2 यहाँ पर डीएनए के स्टैंड है, जिसके ऊपर जी ए जी ये वाला कोड है मेरा। अब ये जो GAG है बेसिकली यही तो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, ग्लूटामिक एसिड के लिए, ये ग्लूटामिक एसिड के लिए। लेकिन ये GAG कब आएगा, ये GAG कब आएगा, अभी नहीं है, अभी ये खाली है। यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास CTC, ये मेरा कहलाता है टेम्पलेट स्टैंड, दिस इज द टेम्पलेट स्टैंड, जो मास्टर स्टैंड है। तो जो टेम्पलेट पे प्रेजेंट होगा उसी के रिस्पेक्ट में दूसरा प्यूरिन या पायरिमिडीन इसके साथ अटैच होगा। जैसा कि मैंने बताया सी के साथ जी अटैच होता है। अगर टेम्पलेट स्टैंड पर सी है तो पक्की बात है इसके ऊपर क्या आएगा, जी। टेम्पलेट स्टैंड पर टी है तो पक्की बात है क्या आएगा, ए। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी आएगा। तो अब ये जो GAG बना है, ये GAG क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, यही तो ग्लूटामिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये ग्लूटामिक एसिड बीटा चेन में 6ठे नंबर पे जाकर के अटैच होगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट। क्योंकि हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट है, उसकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसमें 6ठे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड होगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, बीटा चेन बन जाएगी जी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अगर मुझे वहां पर ग्लूटामिक एसिड अटैच करना है तो ये कौन डिसाइड करता है कि भैया 6ठे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड अटैच होगा, 7वें नंबर पर ये वाला अमीनो एसिड अटैच होगा, 8वें नंबर पर ये वाला अमीनो एसिड अटैच होगा, ये कौन डिसाइड करता है, डीएनए तो डिसाइड करता है। तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, ये मेरे पास डीएनए है सीटीसी, इसके रिस्पेक्ट में जीएजी जुड़ गया मेरे पास यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर
डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, आरएनए की सिंथेसिस के लिए। एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है मैं आपको वो समझाता हूँ। ये मेरे पास सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस, कौन सा प्रोटीन बनेगा और कौन सा प्रोटीन नहीं बनेगा ये डिसाइड करता है डीएनए। अब इस न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक, और डीएनए ही डिसाइड कर रहा है, यानी डीएनए के पास ही इंफॉर्मेशन है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है या बनवाना है। तो डीएनए इस इंफॉर्मेशन को देगा किसको, आरएनए को। दिस इज द डीएनए एंड दिस इज द आरएनए। डीएनए खुद नहीं जाएगा, डीएनए आरएनए से बोलेगा कि भैया ये वाला प्रोटीन मुझे बनवाना है, जा बनवा करके लेकर के आ, है ना। अब आरएनए के पास इंफॉर्मेशन आ गई, कौन सी, जो डीएनए ने दी है। कौन सी इंफॉर्मेशन दी है कि भैया ग्लूटामिक एसिड बनाना है, यानी कि उसने ये वाले कोड की स्ट्रक्चर दी होगी, जीएजी बनाने के लिए उसने जीएजी का कोड दिया होगा। अब आरएनए, ये सारा काम न्यूक्लियस में चल रहा है, आरएनए इस इंफॉर्मेशन को लेकर के बाहर आता है, कहां पर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, और वहां पर प्रोटीन बनाने वाला बंदा बैठा हुआ है। हु इज द प्रोटीन बनाने वाला बंदा, कौन बनाता है प्रोटीन, राइबोसोम। राइबोसोम ही तो प्रोटीन को बनाता है, राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आरएनए इस इंफॉर्मेशन को राइबोसोम के साथ शेयर करता है। तो आप ये देखिए यहाँ पर दो प्रोसेस हुई, डीएनए इंफॉर्मेशन दिया आरएनए को, कौन से आरएनए को, जो इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है, ऐसा आरएनए कहलाता है मेरा मैसेंजर आरएनए। आरएनए कई टाइप के होते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेकर के आता है वो मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है बाय राइबोसोम, राइबोसोम को। तो जब इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए तक जाती है, इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और देन उसके बाद एमआरएनए जो इंफॉर्मेशन को यूज करके राइबोसोम के पास जाता है और प्रोटीन को बनाता है, उस स्पेसिफिक को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, और ये पूरी प्रोसेस हमारे पास कहलाती है सेंट्रल डोग्मा। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा। तो यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या हुआ है, इस डीएनए ने आरएनए बनाया। अब ये जो आरएनए इसने बनाया, यानी क्या हुआ, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और ट्रांसक्रिप्शन ये आरएनए क्या लेकर के आया, कौन सी इंफॉर्मेशन, जी ए जी वाले तो कोड लेके आया, भैया जी ए जी कोड लेकर के आया। सो नाउ दिस आरएनए ट्रांसलेशन कर देगा, बिल्कुल कर देगा, ठीक है जी। ये क्या कर देगा जी, आपका ग्लूटामिक एसिड बना देगा, इंफॉर्मेशन आगे यहाँ पर जाती है तो प्रोटीन सिंथेसिस। अब आप ये देखिए, जो हमारे पास ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड बना है, ये इस नाइट्रोजनस बेस जब ट्रिपलेट्स की फॉर्म में है तब बनता है ना। नाइट्रोजनस बेस जब ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होते हैं तो जाकर के एक अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होती है, और इन ट्रिपलेट्स के जो कोड होते हैं वो चेंज होते हैं, कभी जीएजी, कभी सीटीसी, कभी एजीटी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो ये जो ट्रिपलेट जीएजी है, इनके अंदर एबिलिटी होती है अमीनो एसिड बनाने की, कौन सी, ग्लूटामिक एसिड बनाने की यहाँ पर, ठीक है। सी जी के साथ, टी ए के साथ, सी जी के साथ अटैच है, तो हमारा जीएजी यहाँ पर स्पेसिफिक कोडोन बन गया। प्रोटीन जो होती है उसकी सब यूनिट होती है अमीनो एसिड, और ये सब यूनिट यहाँ पर अमीनो एसिड जो बन जाएगी ग्लूटामिक एसिड, और वो ग्लूटामिक एसिड जब छठे नंबर पर अटैच होगा तो मेरे पास हीमोग्लोबिन प्रोटीन यहाँ पर बन जाता है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। तो डीएनए के दो स्टैंड में से एक स्टैंड आरएनए की सिंथेसिस करता है, जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड, एंड दिस रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या बना है मेरा, एमआरएनए। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए है जो इंफॉर्मेशन को लेकर के आगे जा रहा है, कोई समस्या नहीं। लेकिन अब मैंने क्या देखा यहाँ पर, अगर कंडीशन होती है जी कौन सी, सिकल सेल वाली,
और उसमें क्या होगा, मैंने बोला था GAG रिप्लेस होगा GUG से, ठीक है जी। लेकिन ऐसे कैसे रिप्लेस हो जाता है यहाँ पर, जस्ट इमेजिन म्यूटेशन के कारण यहाँ पर T की जगह अगर अटैच हो गया A, E की जगह अगर यहाँ पर A आ गया ड्यू टू द म्यूटेशन, म्यूटेशन के कारण T हमारा कन्वर्ट हो गया A से। अब आपको बताओ DNA के अंदर तो हमारे पास ये होती है सीक्वेंस, लेकिन जब RNA होता है तो RNA के साथ में देखो A के साथ U अटैच होता है, C के साथ G अटैच होता है, U T को रिप्लेस कर देता है। ये RNA की कंपोजिशन होती है और ये DNA की कंपोजिशन होती है। तो ये DNA है, लेकिन बना क्या रहा है ये RNA, और जब इसने RNA बनाया तो RNA में अब A के साथ कायदे से T आना चाहिए, लेकिन T तो RNA में होता नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई किसकी, जो है यहाँ पर आ गया मेरे पास U, और जब ये U आया तो अब ये क्या बन गया, सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर RNA, एंड नाउ इन दैट केस द कोडोन इज चेंज। ये कोडोन मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये कोडोन मेरे पास यहाँ पर चेंज हो गया, और इस कोडोन के चेंज होने के कारण देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वेलिन, यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई वेलिन की वजह, ठीक है। तो ये हुआ है हमारे पास किसके अंदर, सिकल सेल एनीमिया के अंदर बच्चों।